हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये जो डिज़ास्टर हम लोग लव कैनाल डिज़ास्टर आज डिस्कस करेंगे, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इस डिज़ास्टर में क्या किया गया था कि लैंड जो होता है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हुआ करती थी इस इलाके में, अभी बताऊंगी किस एरिया की बात कर रही हूँ। पहले आप ये डिज़ास्टर के बारे में तो जान जाइए, ये किस टाइप का डिज़ास्टर था। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री से जो भी कचरा आता था वो क्या किया गया, वेस्ट प्रोडक्ट इस लैंड पे, जो किसी पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे फिल कर दिया गया। और बाद में बहुत सालों तक धीरे धीरे करके ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऊपर रिलीज़ होने लगते हैं, जहाँ पे लोगों के घर होते हैं, और उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद अब ये जानना है कि ये लव कैनाल है कहाँ पर। तो ये लव कैनाल कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में है, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। और यहाँ पर आप देखेंगे लव कैनाल आपको यहाँ पे इस मैप में दिख रहा होगा, छोटा सा है, ठीक है। तो ये जो लव, अब आप सोचते होंगे कि लव कैनाल डिज़ास्टर का नाम लव, ऐसा क्या इसमें था जो लव कैनाल दिया गया? तो इसका मेन मकसद क्या था इस कैनाल का ऐसा नाम रखने के लिए, कि जो विलियम टी लव थे, सारी कहानी इन्हीं से शुरू होती है इस डिज़ास्टर को लेकर। इन्होंने क्या सोचा था, इन्होंने क्या इन्विज़न किया था कि यहाँ देखिए, यहाँ नियाग्रा रिवर सिचुएटेड है और यहाँ पे नियाग्रा फॉल है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लेक ऑन्टेरियो है और लेक इरी है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इधर से रिवर का पानी इधर आ रहा है ना, तो इन्होंने कहा कि जब रिवर का पानी ऐसे ऐसे करके आएगा तो इससे हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उस वाटर से। और वहाँ पे आबादी कम थी तो वो चाहते थे कि और भी डेवलपमेंट आगे हो। उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया था, ठीक है। तो जब भाई पॉपुलेशन होगा तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, तो वहाँ नीड भी उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आई थी। तो ऐसा विलियम टी लव ने सोचा था कि हम ऐसा एक मॉडल बनाएं, मतलब उन्होंने बनाया, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद हो नहीं पाया इनका पूरा, ठीक है। तो अगर हम पुराना लव कैनाल लैंडफिल के बारे में जानें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का था, जैसा कि आपने अभी देखा उस मैप में। 16 एकड़ ट्रैक था लैंड का, जो कि सिचुएटेड था साउथ ईस्ट एंड पर, सिटी के जो नियाग्रा फॉल है उसके साउथ ईस्ट एंड पर सिचुएटेड है नियाग्रा कंट्री में, ठीक है। और ऑन दी वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। तो आपने ये समझ में आया कि 1890s में बिजली को जनरेट करने के लिए विलियम टी लव ने ऐसा एक बनाया था, प्रोजेक्ट तैयार किया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट 1892 में आते फेल हो गया, क्योंकि उस समय जो है ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो बहुत ही नीचे गिर गई थी, डिप्रेशन में चल रही थी। तो इस वजह से ये फेल हो गया, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चल नहीं पाया। तो लेकिन कुछ काम तक चला था, कुछ वहाँ पे खुदाई हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, वो रुक गया काम। तो 1920 में आते आते ये कैनाल क्या हो गया, डम साइट हो गया। लोग जो म्युनिसिपल जो हैं यहाँ पर आकर सिटी में नियाग्रा फॉल का जो भी कचरा होता था यहाँ पे लोग डंप करने लगे धीरे धीरे करके। वो एक साइट बन गया। सोचा तो गया था एक प्लांट बनाने का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग ऐसे करने लगे, ठीक है। 1940s आते आते क्या हुआ, इस कैनाल को ख़रीद लिया हुकर केमिकल कंपनी ने, ठीक है। ये बहुत ही मशहूर कंपनी उस टाइम की थी। सारा जितना भी झमेला हुआ इस कंपनी ने ही किया, हुकर केमिकल नहीं किया। तो इसने इस एरिया को ख़रीद लिया और अब इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंटल केमिकल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो इसने क्या किया, हुकर केमिकल कंपनी ने क्या किया कि 21,800, ठीक है, टन में सारा जो केमिकल था जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, डाइस को, परफ्यूम्स को, सॉल्वेंट्स जो रबड़ और सिंथेटिक रेजिन से बनाए जाते, उन सारा केमिकल का जो बाई प्रोडक्ट था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो इसने लगभग 22,000 टन वहाँ पर भर दिया, ठीक है। 1940s में भर दिया। उसके बाद 1942 से लेकर
1953 तक क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत तरह का इसमें केमिकल जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन रेसिड्यू और प्रोसीड स्लज, फ्लाई ऐश, ओल्ड मटेरियल इंक्लूडिंग म्यूनसिपल गार्बेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है 1942 से लेकर 1943 तक इन्होंने क्या किया कि इसके दौरान ये सब उस गार्बेज में सारा जो था कचरा उसमें डाल दिया, उस लैंडफिल। जब उनसे पूछा गया ऑक्सीडेंटल ने बाद में क्या एक्सप्लेन किया कि अरे यहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ही कम था, ठीक है, तो इसलिए हमने ये एरिया बनाया था, क्योंकि इंडस्ट्री को कहा जाता है कि जो भी आपको इस तरह का कचरा डालना है वो आप कहाँ पर भरेंगे, वो आप भरेंगे जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे। तो ये कह के बचना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि जो भी कचरा हुआ है वो ऐसे ही हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने 2 पॉइंट अपने बचने के लिए इस तरह से रखे। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में हुकर ने भी इसको बेच दिया, और बेचने के बाद वहाँ के उसी के बगल में जहाँ पे इन्होंने फिल किया था वहाँ पे एक पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल बनाया गया, ठीक है, 1954 तक में बनाया गया। और उसके बाद जब वहाँ पब्लिक स्कूल हो गया तो वहाँ घर भी बनने लगे, घर भी थे। और उस समय तक 1960s तक वहाँ पर किसी भी तरह का पता नहीं था लोगों को कि आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है, लोग अपना ऐसे रहते थे, ये चीज़ अभी हाईलाइट नहीं हुई थी क्योंकि ये सारी चीज़ें छुपा दी गई थी। हुकर ने उसको फिर भर दिया थे मिट्टी से, तो ये इतना लोगों को पता नहीं था, ठीक है ना। तो मेन हुकर ने क्या किया कि 1942 से लेकर 1953 तक उसमें खूब कचरा उसने भरा, और उसके बाद उसने फिर से बेच दिया, वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल बन गया। फिर 1978 में क्या हुआ कि मतलब 1960s के बाद में धीरे धीरे लोगों को वहाँ प्रॉब्लम दिखाई देने लगी। वहाँ पर नीचे से जो पानी आता था घरों में, उसकी स्मेल से बहुत सारे चीज़ें दिखने लगी लोगों को, उसका जो इम्पैक्ट था। तो 1970 आते आते ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही पीक पे चली गई थी। तो न्यूयॉर्क हेल्थ कमिश्नर ने फिर एडवाइस दिया था, लेकिन उससे पहले 1978 से पहले क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत टेस्टिंग हुई थी उस इलाके की। फिर ये हुआ था कि जब टेस्टिंग करके पाया जाएगा कि वाकई इस हुकर जो कंपनी है इसकी वजह से वहाँ पर केमिकल्स का डिपोजिशन हुआ है, तब वहाँ की सरकार को स्टेप लेगी, ठीक है। तो ये जो आपको एक फ़ोटो दिख रही है, लियोस गिब्स जो हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, अमेरिकन एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपना पूरा ज़िंदगी इन्होंने यहाँ के लोगों को बचाने में दिया जो यहाँ लोग रह रहे थे। तो ये इनका, आप चाहे तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। तो न्यूयॉर्क इन्होंने मतलब एक मीडिएटर थी, इन्होंने लोगों से बात करके फिर ये अपना गवर्नमेंट से बात करती थी। तो वहाँ तक इन्होंने स्ट्रगल किया और फिर न्यूयॉर्क ने माना कि हाँ वहाँ पे वाकई में कचरा है, केमिकल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसके बाद वहाँ पे जो प्रेग्नेंट विमेन थी और यंग चिल्ड्रन थे उनको तुरंत बोला गया कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि 900 फैमिलीज़ एंड में और 600 लगभग लोग उस लव कैनाल को छोड़े, स्कूल और हाउसेस भी हटाए गए। तो वहाँ भी चल के बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वहाँ भी लोग जो है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, हम आपको 1 साल के लिए जो है एक टेम्प्रोरी घर देंगे, वहाँ आप रहिएगा। लेकिन लोगों का कहना था कि नहीं, हमें परमानेंट चाहिए, और उस घर को जब हम बेचेंगे लव कैनाल के, तो हमें मार्केट प्राइस के हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, जो उसका दाम है मिलना चाहिए। तो इसके वजह से गवर्नमेंट और लोगों में बहुत आपस में बहस हुई, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़े लेवल पे हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद जाके तो ऐसे चीज़ों को नहीं गवर्न करती है कि हाँ देखें क्या हो रहा है, नहीं। लोगों ने अपनी मतलब सारी उलझनों को बताया गवर्नमेंट से, तब जाके गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया, छोड़ने की बात कही। तो ये भी बहुत लंबा टाइम तक ये सब चलता रहा। और वो जो प्रॉब्लम्स थी जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, वो क्या थी कि वहाँ पर कैंसर होता था। वहाँ पे जो
42 से लेकर 1953 तक तो हुकर ने अपना यहाँ पे जो है लैंडफिल किया, और उसके बाद 1978 आते आते क्या हुआ कि वहाँ पे बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे थे तो उनमें सिम्टम्स दिखने लगे, ठीक है। और वहाँ पे क्रोमोसोम देखा गया उनका, जब लैब में ले जाके उनके क्रोमोसोम को स्टडी किया गया तो पाया गया कि क्रोमोसोम डैमेज हो रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहे हैं, रिंग क्रोमोसोम जैसे बनने लग रहे हैं। तो वहाँ जितना बर्थ अब होता था बच्चों का, उसमें 56% तो डिफेक्ट उनमें पाया जाता था। मेंटल रिटार्डेशन होने लगा, छोटे छोटे बच्चों की किडनी डैमेज होने लगी, हेडेक होने लगा, माइग्रेन होने लगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, मिसकैरेज हुआ। तो इतना सारा प्रॉब्लम, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लाइफ को ले डूबती है। और सबसे बड़ी बात है, इसीलिए महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को और यंग चिल्ड्रन को इसीलिए कहा गया कि तुरंत, क्योंकि उन बच्चों में जो है क्रोमोसोम उस समय क्या डेवलपमेंट होता है, अगर उसी समय इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई तो लाइफ टाइम रहेगी, बर्थ के बाद भी रहेगी। और ऐसा भी सर्वे किया गया कि 22 प्रेग्नेंट जो विमेन थी उनको देखा गया, तो उनमें से सिर्फ 4 ऐसी थे जो कि नॉर्मल, जिनकी मतलब बच्चे जो थे नॉर्मल थे, और बाकी जो भी बचे उनमें प्रॉब्लम्स थी। तो ये बहुत ही दुख वाला मतलब ये वक्त था लोगों का। और मतलब जिस तरह हम लोग आज कोरोना को लेकर परेशान हैं, इसी तरह इस डिज़ास्टर को लेकर वहाँ के लोग परेशान हुआ करते थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, और उसके बाद देखा जाए तो 200 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स पाए गए, जिसमें डायोक्सिन जो था वो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक मैन मेड कंपाउंड था जो कि लैब में पाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हम अभी ये जानेंगे कि किस तरीके से टेबल से कि कौन कौन से केमिकल्स थे, अभी हम जान। एक बात जो रह गई बताने के लिए, और वो ये कि 1978 में यहाँ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जेमी कार्टर करके, उन्होंने वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दी थी। और ये पहली ऐसी इमरजेंसी लागू हुई थी जो टेक्नोलॉजिकल हज़ार्ड को लेकर हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने बड़े पैमाने पर ख़तरनाक था। इस टेबल को देखिए, इस टेबल में आप देखेंगे कि कितने तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि सैंपल लिए गए और सर्वे किया गया और पाया गया। एयर सैंपल लिए गए थे 1978 में जुलाई में, जिसमें क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथीन, टॉलीन, टेट्राक्लोरोइथीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोटॉलीन, M+P, ज़ाइलीन, ओज़ाइलीन और ट्राइक्लोरोबेंजीन, इतने सारे जो हैं केमिकल्स जो कि बहुत ही हैज़ार्डस थे, इनको पाया गया था। ये जो टेबल है मैंने जिस पेपर से लिया हुआ है, उस सोर्स का नाम मैंने लास्ट में इस वीडियो में लिख दिया हुआ है, आप उस पेपर को पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि किसका किसका हाईएस्ट वैल्यू ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ये भी उसी पेपर का एक टेबल है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कंपाउंड जो है क्या क्रोनिक इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए बेंजीन है, स्किन का इरिटेंट है, नार्कोसिस है जो कि कैंसर कॉज कर रहा है, टॉलीन जो है ये एनीमिया कॉज कर रहा है। फिर लिंडेन भी बहुत ही इसमें एक अलग तरीके का था ये भी, और इसमें ये सारे इसमें वाइट सेल के जो काउंट है वो बहुत ही हाई हो गए थे। और उसके बाद ट्राइक्लोरोइथाइलीन का है, सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन था जिसमें फिंगर्स की पैरालिसिस हो जाती थी, रेस्पिरेटरी कार्डिक अरेस्ट आता था, दिखने में प्रॉब्लम होती थी, सुनाई नहीं देता था। डाई ब्रोमो इथेन था, स्किन इरिटेंट था, और बेंजोल्डिहाइड था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। देखिए रीनल डैमेज हो जाता था। तो देखिए ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को किस तरीके से डैमेज कर देता था, एक तरह से पूरी लाइफ को ख़त्म कर रहा था ये लोगों की। तो वहाँ रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ जल्द से जल्द लोगों को हटाया, ठीक है। उसके बाद फिर से
गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया वहाँ पे लोगों को हटाने के बाद से वहाँ पे फिर उस जो 22,000 टन का जो वेस्ट था उसको सफाई की गई और उसमें ऐसी चीज़ों ऊपर से लेयरिंग की गई जिसकी वजह से बरसात का पानी वहाँ जाके और फिर प्रेसिपिटेट होके ऊपर सरफेस पे कॉज ना करे गंदगी, जैसे कि लोग मतलब होता है ना एयर में भी सांस ले तो फिर उनको कुछ हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत थर्मल प्लांट लगाए गए, कुछ केमिकल्स को मिलाया गया, इस तरह की चीज़ों को हुआ। तो आज भी अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो एरिया था लव कैनाल का वो क्या किया गया है, आज भी वैसे ही छोड़ दिया गया है, ग्रीन है। वो 22,000 टन का जो केमिकल वेस्ट है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया, वो आज भी ज़मीन के नीचे में है। तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है, देखा जाए तो उसी तरह से ग्रीन है। एक तरफ लोगों को परमिशन दी गई है रहने को, एक तरफ आज भी नहीं दी गई है। सोचिए कि एक कंपनी का उस तरह से की हुई गलती कितनी भारी पड़ी लोगों को, जो मतलब कई जनरेशन तक आज भी वहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई काम नहीं होता, क्योंकि आज भी नीचे से जो है गैसेस रिलीज़ होती हैं। ऐसा हो सकता है तो वहाँ पे मॉर्निंग वॉक तक को लोगों को मना किया गया है, वो नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से बंद है, सील कर दिया गया है। अब इस डिज़ास्टर को पढ़ने का मतलब क्या था, क्यों इसको टॉपिक में ऐड किया गया, और इसका मतलब यही था कि लोग जाने कि प्रॉपर डिस्पोजल हज़ार्डस वेस्ट का जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ के लिए कितना ये मैटर करता है। मतलब वहाँ पे तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही दूर में कहीं में होना चाहिए, ऐसा नहीं जहाँ रह रहे हैं बगल में ही कोई भी इस तरह का हानिकारक घातक जो केमिकल्स हैं वो हम वहाँ पर लैंड के नीचे फिल कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइट सिलेक्शन और साइट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, कि कहाँ पर उसको फेंकना है, उस चीज़ों को कहाँ पे हटाना है, घर से कितनी दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट्स क्या क्या चाहिए, जहाँ पे भी ऐसा थोड़ी ना कि बस वहाँ पे ऐसे गिरा के फेंक के आ गए, ऐसा नहीं है। फिर सिटीजन्स जो हैं इन्वायरमेंट से जुड़े जो हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, इनका एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ये एजुकेटेड होंगे तभी तो ये अपने घर के लोगों को भी बताएंगे और आसपास लोगों को भी बताएंगे, तब तो जाके लोग इन सारी चीज़ों से बचेंगे, है ना। और जब भी इस तरह का कोई प्लांट लगाया जाता है इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो ध्यान दे कि वहाँ से जो कचरा निकल रहा है, जो केमिकल वेस्ट निकल रहे हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया में तो नहीं जा रहे हैं, उस चीज़ों का ध्यान दें। तो गवर्नमेंट को भी अटेंशन देते रहना होगा बराबर, और हम लोगों को भी बराबर इस चीज़ का ध्यान देते रहना होगा। अदरवाइज़ वो एक बार का जो डिपोजिशन होता है वो बरसों साल तक वैसे चलता रहता है, फिर उसको ख़त्म करना नामुमकिन है। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं होती है। आज तो अच्छा है, लेकिन भविष्य के लिए कहीं ना कहीं से हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सोर्स जहाँ से मैंने चीज़ों को पढ़ा है, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड की हैं, लेकिन आप जो है इस पेपर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ के बीच में इसको शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।